नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज जो इसमें हम इकोनॉमिक्स सेक्टर के लिए पढ़ने जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पेपर के लिए और सेवा क्षेत्र को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बात की जीडीपी पढ़ ली थी, फिर साथ ही साथ हमने पढ़ लिया था दोनों सेक्टर को, एग्रीकल्चर और उद्योग को, दोनों को पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह सेवा क्षेत्र को पढ़ने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये जो पुस्तक है यूथ कंपटीशन के, इसमें लगभग 3000 प्रश्न हैं जो बिल्कुल ट्रेडिशनल प्रश्न बनते ना, ये उसके सॉरी जो क्वेश्चन जो करंट से नहीं बिल्कुल में अटैच करते हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन रहते हैं, उनके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। बहुत ही अच्छी बुक है और साथ ही साथ सभी को इसमें पढ़ना भी चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं सेवा क्षेत्र के बारे में। चलिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वह है सेवा क्षेत्र है। आप जानते हैं भारत में सेवा क्षेत्र सम्मिलित है। सेवा क्षेत्र में क्या क्या है आप देखेंगे कि होटल इंडस्ट्रीज आती हैं, और उसके बाद देखेंगे आप परिवहन और संचार विभाग आता है, जो आपको इधर से उधर ले जाने के काम आता है। इसमें देखिए, जो इम्पोर्टेंट होगा उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और जो अंडरस्टूड होगा उसको हम जो है वो कैरी मतलब उसको फॉरवर्ड करके आगे क्वेश्चन पे जाएंगे। जैसे इसको पढ़ना जरूरी है। भारत की अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्र में है। प्राथमिक, इसका थिकनेस थोड़ा कम कर दे पेन की। भारत की अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। आप देखेंगे प्राथमिक में खनन, कृषि और मत्स्य पालन आता है। द्वितीय में देखेंगे निर्माण और तृतीय में सेवा क्षेत्र आता है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवा से संबंधित कार्यों में लगा होता है सेवा क्षेत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत परिवहन, कुरियर, सूचना, ये सब क्षेत्र आते हैं। रियल एस्टेट, होटल, जब रेस्टोरेंट, वैज्ञानिक वाले जो काम होते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन। याद रखिए, ये अपशिष्ट प्रबंधन भी सेवा क्षेत्र में ही आता है। स्वास्थ्य कल्याण और सामाजिक सहायता भी, सबका लाभ, मनोरंजन इसमें आता है, सेवा क्षेत्र में आता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो जीएसटी लगता है इसी में लगता है। अब सेवा क्षेत्र में किस वर्ग का भारत के जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सा 2006 में था? ये उस वक्त का प्रश्न था। वह थे व्यापार, होटल, और अभी वर्तमान में भी देखेंगे यही चल रहा है कि जो ये सब है व्यापार, होटल, परिवहन, जो सेवा क्षेत्र है अभी भी जो है सबसे ज़्यादा अनुमान अपना जो है महत्व देता है जीडीपी में। क्षेत्र देख लीजिए, ये जो अब जो है बढ़ गए हैं, ये थोड़ा घटा हुआ है यहाँ पर व्यापार रियल एस्टेट में देखेंगे। अब है व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं देखेंगे, आप देखेंगे व्यवसाय में व्यापार, उद्योग और वाणिज्य आते हैं। अदृश्य निर्यात यानी इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ क्या का अर्थ होता है, कैसा होता है? सेवाओं का निर्यात। जैसे बैठे बैठे से इंडिया में बैठे बैठे हम कुछ सेवाएं विदेश को दे रहे हैं, तो वही होता है आदर्श निर्यात कहलाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भुगतान संतुलन वितरण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, चालू खाता और पूंजी खाता में। चालू खाता के 2 वो उपभाग किए जाते हैं। पहला दृश्य खाता और दूसरा या प्रणय और या व्यापारिक खाता। इस खाते में वस्तुओं के निर्यात तथा आयात को प्रदर्शित किया जाता है। अदृश्य खाते में देखेंगे तो चालू खाते में न केवल वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता, अपितु इसके अतिरिक्त 2 मदों और सेवाओं तथा अपने पक्षी हस्तांतरण को भी प्रदर्शित करता है। अदृश्य मदों से आशय ऐसे मदों से है जिनकी प्राप्ति और भुगतान ठीक और वस्तुओं के निर्यात एवं आयात पर डिपेंड करता है। ये यहाँ तक होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। अब है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात सृजित करता है? वो है यात्रा एवं पर्यटन। अदृश्य व्यापार में शामिल होते हैं क्या? पर्यटन जो है अदृश्य व्यापार में सम्मिलित होते हैं। भारत और तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। क्या है आप देखेंगे? वह देखेंगे व्यापार और परिवहन, वित्त और विस्तार।
संपदा जो है वो है वानिकी और मत्स्य जो है ये आपका प्रथम क्षेत्र में आते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? वह देखेंगे सेवा क्षेत्र से सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। प्रश्न के दौरान जीडीपी का सर्वाधिक भाग जो होता था वह क्षेत्र होता था सेवा क्षेत्र 59%, उद्योग 27%, कृषि 13% था। वर्तमान में भी स्थिति अपरिवर्तित है और जीडीपी का सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों का सकल मूल्य संवर्धन में योगदान रहा है। सेवा क्षेत्र का 53%, उद्योग का 28% और देखेंगे कृषि का जो है 18%, यानी इन दोनों का क्षेत्र बढ़ गया है। वर्ष 2001 से 5 के मध्य निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र की वृद्धि दर निरंतर बढ़ रही है? वह देखेंगे सेवा से क्षेत्र का जो है वृद्धि जो है निरंतर बढ़ रही है। 21-22 में देखेंगे अनुसार यह आंकड़े 53 से बढ़ गए थे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश जो होता है वह देखेंगे आपका बढ़ते जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? मतलब कौन सी तृतीय क्रियाकलाप है? तो आप देखेंगे विपणन जो है तृतीय क्रियाकलाप में आता है। उद्योग स्थापन तथा आधारभूत संरचना द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं, जबकि विपणन, संचार इत्यादि क्रिया जो होते तृतीय क्रियाकलाप में आती हैं। अदृश्य मदों के व्यापार से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? सेवाओं के व्यापार से अभिप्राय है। अब जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वह भारतीय वित्तीय प्रणाली, मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार स्टार्ट होने वाला है। इसमें करीबन 200 प्रश्न हैं, तो जितना हो सकेगा हम कंप्लीट करेंगे। मुझे लगता है कि अगर 30-30 मिनट का वीडियो बनेगा तो 3 वीडियो लगेंगे आपको। ये हाँ 4 वीडियो, मेरे ख्याल से 4 वीडियो लग जाएंगे 30 मिनट के हिसाब से। अगर देखेंगे तो 4 या तो थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन है, करीबन 200 क्वेश्चन है इसमें हमको देखना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति का सदस्य 2021 में नहीं था? वह देखेंगे माइकल देवदत्त पात्र जो थे वो इसके सदस्य नहीं थे। माइकल देवदत्त पात्रा वर्ष 2021 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति के बाह्य सदस्य नहीं थे, बल्कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर तथा मौद्रिक नीति के इंचार्ज थे। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर असीम गोयल, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान भारतीय संस्थान मुंबई, प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, भारतीय प्रबंधन संस्था अहमदाबाद और डॉक्टर शशांक पांडे, कृषि अर्थशास्त्र एवं नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइंग इकोनॉमिक्स रिसर्च के वरिष्ठ सलाहकार भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति के बाह्य सदस्य थे। इसके अलावा डॉक्टर मृदुल के सागर आरबीआई के क्रियाकलाप के निर्देशक थे। ये जो अभी नया अपडेट है ये भी देख लीजिएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मौद्रिक नीति के प्राधिकरण है? तो आप देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य महंगाई पर अंकुश लगाना और कीमत को स्थिर बनाए रखने के साथ ही रोजगार के अवसरों को तैयार करना तथा टिकाऊ आर्थिक विकास को हासिल करना है। मौद्रिक नीति समिति के माध्यम से विभिन्न दरों को निर्धारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये ध्यान रखिएगा कि जो केंद्रीय मौद्रिक नीति का प्राधिकरण कौन करता है, मॉनिटरिंग पॉलिसी कौन बनाता है, वो भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है, ना कि वित्त मंत्रालय बनाता है। ये ध्यान रखिएगा। मौद्रिक नीति कौन बनाएगा? जो मुद्रा छापता है। मुद्रा कौन छापता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऐसे याद रख लीजिएगा। आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशन का आशय क्या है? इसका आशय सिक्योरिटी के व्यापार से है। ये ज़्यादा जो कम दर वाली ब्याज दर को बेचते हैं, ज़्यादा वाली को लेते हैं, इस तरह का इसमें व्यापार चलता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये जो है आप देखेंगे ये 2023 का जो पीसीएस हुआ था उसमें भी प्रश्न आ चुका है। ये प्रश्न कई बार कई एग्जाम में आ चुका है। ओपन मार्केट ऑपरेशन से आपको क्या तात्पर्य है?
तो इसको देख लेते। आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिल की खरीद और बिक्री करती है। आरबीआई द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति बढ़ाना चाहते हैं तब वह बाजार से सरकारी सिक्योरिटी को खरीदता है तथा जब पैसे की आपूर्ति घटाना हो तो वह सरकारी सिक्योरिटी को विक्रय करता है। इसका मतलब क्या है, जब उसको रिजर्व बैंक को लगेगा कि हमको बाजार में जो पैसे हैं, जो ज़्यादा मुद्रा है बाजार में, उसको सोख लेना है, यानी कि उसको अपने पास बुलाना है, तो वो जो सिक्योरिटी बिल को बेचेगा जनता को, यानी कि आम पब्लिक को, और जो उनके पास अतिरिक्त पैसे रहेंगे उसको जो है अपने पास सोख लेगा। उससे क्या होगा, जो तरलता मार्केट में ज़्यादा है वो सोख मतलब कि वापस जो है अपनी स्थिति में आ जाती है। अब है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुले बाजार प्रचलन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके निर्दिष्ट करता है, वह देखेंगे। आपके आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय और विक्रय से संबंधित है। अब है भारत में मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है। मुद्रा का नियंत्रण और विस्तार आप देखेंगे, मूल्य स्थिरीकरण, भुगतान संतुलन में सुधार, असंतुलित विकास, यह जो है इसका जो उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या नहीं है, आय एवं परिसंपत्ति का सम्यक वितरण जो है वो मौद्रिक नीति का जो है विषय नहीं है या उद्देश्य नहीं है। वाणिज्यिक बैंकों को अग्रिम देते समय भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों से लेती है, क्या लेती है, बैंक दर पे देती है। जो उधार दिया जाता है बैंक दर पे दिया जाता है। वाणिज्यिक बैंक को अग्रिम देते समय यानी कि उधारी देते समय भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक से बैंक दर लेती है। बैंक दर वह दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक अपने सदस्य बैंकों को बिलों की पुनर्कटौती करता है अथवा प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों के आड़े पे उधार देता है। आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 49 के अंतर्गत बैंक दर को परिभाषित किया गया है। बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देती है। व्यापक अर्थ में यह साख की उपलब्धता एवं लागत दोनों को प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ वह आधार निर्मित करता है जिस पर ऋण की उपलब्धता निर्भर करती है। बैंक दर वह दर है जिस पर आप देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देती है। बैंक दर का अभिप्राय क्या है, केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दिए जाने वाले ब्याज से संबंधित है। बैंक दर में वृद्धि में सामान्यतः आप देखेंगे ब्याज की दर में वृद्धि हो जाती है। जब वृद्धि हो जाती है, बैंक दर होती है, क्या होती है, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों की कटौती करता है। वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि का परिणाम होता है, क्या होता है, उपयुक्त सभी, यानी जैसे कि बैंकों के पास कम नकदी, सरकारों को अधिक संसाधनों की प्राप्ति, बैंकों के लाभदायिकता की कमी। आरबीआई संशोधन अधिनियम 1962 के अनुसार व्यापारिक बैंकों को अपने पाक्षिक का एक जो है निश्चित अनुपात सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना पड़ता है, जिसे सांविधिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर कहते हैं। आरबीआई को यह अधिकार है कि एसएलआर की अधिकतम सीमा वो 40% तक निर्धारित कर सकती है, लेकिन नवंबर 2008 से इसकी न्यूनतम सीमा जो है उसे कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, जो इससे पूर्व 25% थी। वैधानिक तरलता में वृद्धि का निम्न परिणाम होते हैं, बैंकों के पास कम नकदी, सरकार को अधिक संसाधन की प्राप्ति, बैंकों की लाभदायिकता में कमी, फिर है मुद्रा की पूर्ति में कमी, सरकारी प्रतिभूतियों की कम खरीदारी। भारत में बैंकों के नकद धनराशि और सकल परिसंपत्ति को एक निश्चित अनुपात में रखना पड़ता है, इसे कहते हैं एसएलआर कहते हैं। एसएलआर आप
ध्यान से पढ़ लीजिए। एसएलआर वह होता है जिसमें बैंक जो है वो अपने पास एक निश्चित धनराशि रखती है प्रतिभूतियों के रूप में। भारत को अपने रोकड़े शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एसएलआर कहते हैं। बैंकों के तरल अनुपात कोष में वृद्धि होने पर क्या होता है, मुद्रा पूर्ति कम हो जाएगी। केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक को वैधानिक तरलता अनुपात में कमी का प्रभाव क्या होगा, तो कमी का प्रभाव देखेंगे, बैंक पहले की अपेक्षा सरकारी प्रतिभूतियां कम खरीदेंगे। सामान्य शाख नियंत्रण का कौन सा यंत्र नहीं है, तो देखेंगे चयनात्मक शाख नियंत्रण कार्य है। भारतीय रिजर्व बैंक इस विधि द्वारा शाख सृजन को संकुचित करती है, मतलब कि जब ज्यादा पैसा होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है, जिससे जो है मार्केट में अधिक तरलता है उसको सोख ली जाए, तो वो है कि बैंक दर बढ़ा के और उसके बाद सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर। पहला क्या है, बैंक दर बढ़ाकर सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर सीआरआर और एसएलआर को बढ़ाकर करती हैं। शाख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि नहीं है, क्या नहीं है, नैतिक दबाव जो है मात्रात्मक विधि नहीं, बाकी सब जो देखेंगे आप मात्रात्मक विधि के अंतर्गत आते हैं। रेपो क्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से क्या एक सत्य नहीं है, तो देखेंगे यह वाणिज्यिक बैंक तथा क्रियान्वित की विधि की जाती है। रेपो प्रणाली तरल समायोजन का मार्ग है जिसके द्वारा आरबीआई अल्पकालीन तरलता को मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित करती है। और ये जो आरबी रेपो रेट कैसे होता है, ये इसके बारे में है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन, इसको आप पढ़ सकते हैं। रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देती है, क्या कहती है, बैंकों को उधार देती है। रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक जो होता है आरबीआई तरलता बनाए रखने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा अल्पकालीन निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देते हैं, तथा इसके विपरीत रिवर्स रेपो दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई अल्प अवधि से बैंकों से उधार लेती है। क्यों लेती है, जब तरलता बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ जाती है या तो सरकार को कुछ काम होता है तब वो बैंकों से पैसे लेती है, तो उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। अब है अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंक को उधार देती है उसे क्या कहते हैं, उसे रेपो दर कहते हैं। अल्पकाल के लिए होता है वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जानी जाती है रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानी जाती है। पुनर्क्रिया विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त में से कोई के लिए नहीं किया जाता है। पुनर्कल विकल्प यानी रेपो का संबंध मुद्रा विनियमन बाजार से नहीं है, अपितु इसका प्रयोग आरबीआई द्वारा मुद्रा बाजार में तरलता नियमन के लिए किया जाता है। भारत के शाख नियंत्रण की कौन सी विधि अधिक प्रभावी है, तो देखेंगे मात्रात्मक विधि जो है अधिक प्रभावी है। केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शाख नियंत्रण करना है। शाख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि सांविधिक प्रभाव विधि है। भारत में आरबीआई द्वारा शाख नियंत्रण के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं, पहला है मात्रात्मक, दूसरा है गुणात्मक। मात्रात्मक में देखेंगे तो बैंक दर, खुले बाजार की प्रक्रिया, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आते हैं। अब आता है चयनात्मक, सिलेक्टिव क्वालिटी मेजर्स जो होते हैं, उसमें देखेंगे कि मार्जिन निर्धारित करना, नैतिक दबाव बनाना, शाख मापदंड का निर्धारण करना, शाख स्वीकृतिकरण योजना और शाख की राशनिंग करना होता है। निम्नलिखित में से शाख नियंत्रण की कौन सी गुणात्मक नियंत्रण विधि है, तो वह देखेंगे, आप देखेंगे चयनात्मक शाख नियंत्रण है। कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण है, तो मौद्रिक नीति का उपकरण जो है वो ब्याज दर है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है? तो वह आप देखेंगे कि साख जमा अनुपात जो है वह जो है मौद्रिक नीति साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। खुले बाजार की कार्यवाही समाहित होती है किसमें? साख नियंत्रण के परिणात्मक विधियों में। परिणात्मक साख नियंत्रण की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह देखेंगे साख की राशनिंग है। केंद्रीय बैंक का सार्वजनिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? वह देखेंगे साख नियंत्रण है। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो वह करता है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर को नियमित करता है? वह भारतीय रिजर्व बैंक करता है। रेपो दर को भारतीय रिजर्व बैंक नियमित करता है। ज्ञातव्य है कि इस रेपो दर वह दर है जो रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेची जाने वाले अल्पकालीन सरकारी बॉन्ड व प्रतिभूति यानी पुनर्खरीद समझौते के तहत का अदा की जाने वाली ब्याज दर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? वह है PLR जो है निर्धारित नहीं किया जाता है। प्राइमरी लैंडिंग रेट वह RBI द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। वाणिज्यिक बैंक जिस दर पर ग्राहकों को ऋण प्रदान करते हैं उसे PLR कहते हैं। PLR वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण देती है। PLR एक प्रकार का आधार ब्याज दर की भूमिका निभाती है, यानी कि इससे कम किसी को नहीं दिया जाएगा। भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो आप देखेंगे सत्य यह साख सृजन को कम करता है। जब आप नगद CRR बढ़ा देंगे, CRR बढ़ाने से क्या होगा? जो मार्केट में तरलता है वह बैंकों के पास सोख ली जाएगी। भारत के रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण के परिणात्मक उपायों के अंतर्गत नगद कोष अनुपात की घोषणा अपने मौद्रिक तथा साख नीति में प्रतिवर्ष की जाती है। नगद कोष अनुपात वाणिज्यिक बैंकों के कुल जमा का यह अनुपात है जो बैंकों के RBI के पास नगद रूप में रखना पड़ता है। सामान्यतः यह अनुपात 3% से 15% होता है। रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात से कटौती करने से बैंकों को साख सृजन में वृद्धि होती है, जबकि नगद कोष अनुपात में रिजर्व बैंक द्वारा वृद्धि की जाने के बैंकों के पास साख सृजन की क्षमता कम हो जाती है, जिससे बैंकों के पास अतिरिक्त नकदी की कमी हो जाती है। विकासशील देशों में साख नियंत्रण का कौन सा उपाय सर्वाधिक प्रभावी होता है? तो वह देखेंगे परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात होता है। विकासशील देश साख नियंत्रण एवं परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात उपाय सर्वाधिक प्रभावी होता है। RBI संशोधन अधिनियम 1962 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। बैंकों को अपने कुल NDTL का एक निश्चित भाग नगद रूप में RBI के पास रखवाना पड़ता है, जिसे CRR कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या होता है? आप देखेंगे अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता की कमी हो जाती है। बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है? उपयुक्त सभी, जैसे कि बैंकों की आय में वृद्धि होती है, फिर क्या होगा? उससे ब्याज मिलेगा। बैंकों के द्वारा प्रतिभूति की मांग में वृद्धि होती है, बात सही है। बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धता होती है, भी सही है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो वह करता है, आप देखेंगे RBI करता है। आपको ये RBI द्वारा किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी यदि रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करता है? वो करेगा भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक मुख्यतः 2 प्रकार के कार्य करता है। पहला नोट निर्गमन का कार्य, दूसरा सामान्य बैंक का कार्य। वह इन दोनों कार्यों को अलग अलग विभागों द्वारा संपादित करता है। निर्गमन विभाग रिजर्व बैंक नोट के समय समय पर
समग्र मूल्यों के लिए जिम्मेदार होता है तथा उसके मूल्यों के बराबर मूल्यों में आहत संपत्तियों को कायम रखता है। पर महत्वपूर्ण वह है कि चलन में मुद्रा डालने तथा चलन से मुद्रा निकालने या मुद्रा के विस्तार तथा संकुचन का कार्य बैंकिंग विभाग द्वारा किया जाता है। भारत में मौद्रिक नीति का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आप देखेंगे कर परिवर्तन नहीं है। आरबीआई की मौद्रिक नीति में प्रायः बैंक दर, रेपो दर, एसएलआर एवं सीआरआर को सम्मिलित किया जाता है, जबकि करारोपण या परिवर्तन को कर की राजकोषीय नीति में सम्मिलित किया जाता है। रेपो रेट विचारणीय होता है किसके लिए? मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? तो आप देखेंगे माल एवं सेवा कर नहीं है, यानी कि जीएसटी नहीं है। रिजर्व बैंक में सम्मिलित होते हैं क्या? जनता के पास चलन मुद्रा तथा बैंकों के पास नकदी। भारत में मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण उपलब्ध होते हैं? तो देखेंगे वो अल्पकालिक ऋण उपलब्ध होते हैं मुद्रा बाजार में। आप देखेंगे हमेशा अल्पकालीन ऋण दिए जाते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। अल्पकालीन ऋण वे ऋण होते हैं जो अल्प अवधि यानी 1 से 5 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। यह ऋण में ब्याज दर काफी ऊंची होती है। अब निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं था? वो था जीडीपी की विकास दर में परिवर्तन करना। ये जो है उसका उद्देश्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ में सही व्याख्या करता है? वह है कि मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। कागजी स्वर्ण है क्या है? वह देखेंगे एसडीआर है। कागजी स्वर्ण एसडीआर है। एसडीआर विशेष आहत अधिकार यानी आईएमएफ द्वारा सृजित एक पात्र मुद्रा है जो सदस्य देशों के बीच बिना किसी भौतिक हस्तांतरण के परस्पर भुगतान के लिए कागजी मुद्रा के रूप में कार्य करती है। इस कारण इसे स्वर्ण पत्र मुद्रा यानी पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। एसडीआर का निर्माण 1969 में आईएमएफ द्वारा किया गया था। एसडीआर याद रखिए कब किया गया था? एसडीआर आईएमएफ के द्वारा 1969 में किया गया था। इंपॉर्टेंट डेट है। एसडीआर का मूल्य का निर्धारण बास्केट मनी यानी टोकरी प्रणाली के आधार पर किया जाता है। ये 5 देशों की करेंसी है। यूएस डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड, हाँ फिर जो है चीनी युआन और यूरो और जापानी येन है। भारत में 50 पैसे के सिक्के किस सीमा तक भुगतान हेतु विधि रूप से मान्य है? तो आप देखेंगे 10 रुपए तक के हैं। अभी भी ये प्रचलन में है, ये ध्यान रखिएगा। सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 की धारा 6 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सिक्के भुगतान के रूप में या खाते में वैध मुद्रा होना बशर्ते कि वे विरूपित ना हो और उनका वजन कम ना हो। वे सिक्का जिसके मूल्य का रुपए कम ना हो वे 1000 रुपए तक विधि ग्रहण, जबकि 50 पैसे के सिक्के 10 रुपए के मूल्य तक विधि ग्रहण है। सूत्र क्या है? आरबीआई के पोर्टल पे आप देखेंगे 17 मई जो है 2022 का है। अभी देखेंगे शायद प्रचलन में है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रेडिट कार्ड के उपयोग में। स्मार्ट मनी से तात्पर्य विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड से है। भारत में लगभग सभी महानगरों में क्रेडिट कार्ड का चलन बढ़ गया है। इसमें हवाई जहाज के टिकट, कपड़े, सामान आदि खरीदे जा सकते हैं। वर्तमान समय में बाजार में पेट्रो कार्ड तक आ गए हैं, जिसमें ग्राहक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल के मूल्य का भुगतान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं। अब है काली मुद्रा क्या है? देखेंगे यह अवैध आय है जिसपे आयकर नहीं दिया जाता। आपको सब पता है, ब्लैक मनी। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? वो क्रेडिट कार्ड होता है। जो कार्ड होता है ना वो प्लास्टिक का होता है, इसलिए उसे प्लास्टिक मनी कहते हैं। अब जो है क्वेश्चन, भारतीय रुपयों को परिवर्तनीय बनाए
बना दिया गया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भारत के लोग चालू व्यवहार यानी सौदे को अर्जित विनिमय अपने पास रखते हैं और इसके उप, उपयोग अपनी इच्छानुसार बिना किसी प्रतिबंध के कर सकते हैं। भारतीय रुपए में परिवर्तनीय बनाया गया है कब? आप देखेंगे चालू खाता अगस्त 1994 के तहत बनाया गया है। अगस्त 1994 में भारतीय रुपयों को चालू खाते में परिवर्तन बनाया गया है। रुपयों को अभी तक भारत में पूंजी खाते में परिवर्तन बनाया गया था। पूंजी खाते पर रुपए की परिवर्तना के संबंध में एस तारापुर की अध्यक्षता में 2 समिति की गठन की गई, पहली मई 1997 में, दूसरी 2006 में। भारतीय रुपए को चालू खाता में पूर्णतः परिवर्तित बनाया गया है कब? 1994 में बनाया गया है। वर्ष 1994 में भारतीय रुपए चालू खाता के लेन देन की पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया है। चालू खाता की परिवर्तन का तात्पर्य है कि मुद्रा की सीमा पर आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। चालू खाता विनिमयता लक्ष्य, सेवाओं और आय के साधन के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से संबंधित भुगतान पर प्रतिबंध हटाने से संबंधित है। भारत में वर्तमान विदेशी विनिमय दर प्रणाली को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रतिबंधित तैरती विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में मुद्रा करेंसी के आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भुगतान संतुलन में पूंजी खाते पर परिवर्तन है। भारतीय रुपए है क्या है? वो देखेंगे चालू खाते के सभी तथा पूंजीगत खाते के लिए व्यवहार में लिए गए परिवर्तन। वर्तमान में रुपयों की परिवर्तनशीलता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ देखेंगे कि रुपये सभी प्रकार के चालू खाते के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तित है। तो ये जो है सी वाला ऑप्शन सही है। अब हम जो देखेंगे वह देखेंगे 61 से कल देखेंगे, कल के वीडियो में। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।